आपको क्या लगता है कि कंपनीज कितने टाइप्स की होती हैं, पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट? और तो चलिए आज जानते हैं कि कितने प्रकार की कंपनीज बताया गया है द कंपनीज एक्ट 2013 में। तो इस अकॉर्डिंगली हम 18 टाइप्स ऑफ कंपनीज सीख सकते हैं। इसमें इन 18 टाइप्स ऑफ कंपनी को भी एक बेसिस मतलब अलग अलग बेसिस में डिवाइड किया है, इनका एक ग्रुप बनाया है। जैसे कि कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग, कोई कोई अनलिस्टेड कंपनी होती है। लिस्टेड कंपनी मतलब वो जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और अनलिस्टेड कंपनी वो जो इन स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड नहीं है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, कोई गवर्नमेंट कंपनी होती है, कोई स्मॉल कंपनी होती है, कोई सेक्शन 8 कंपनी होती है। तो गवर्नमेंट कंपनी मतलब वो कंपनी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल उस कंपनी में इन CG SG या SGs का डाला हुआ होना चाहिए। नॉट लेस देन 51%। अगर 50.9999% भी होगा तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं चला जाएगी। मोर देन 51% ही होना चाहिए। नॉट लेस देन 51% मतलब मोर देन 51%। 51.11 रहेगा तो ही चलेगा, उस 51 भी रहा तो भी नहीं चलेगा। नॉट लेस देन 51 रहा तो चलेगा, नॉट लेस देन 51% मतलब 50.99 नहीं रहना चाहिए। तो ये है गवर्नमेंट कंपनी। और कोई भी गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी का माना जाता है, उसे डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी, अगर कोई कंपनी है उसका कोई सब्सिडरी है, वो सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसे भी डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी माना जाएगा। फिर उसके बाद स्मॉल कंपनी, अगर आप एक कंपनी को स्मॉल कंपनी होना है तो पहले तो उसे प्राइवेट कंपनी होना पड़ेगा। कोई भी पब्लिक कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। फिर उसके बाद उसका पेड अप शेयर कैपिटल जो होता है वो 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो उसका टर्नओवर था इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, जैसे कि अभी चल रहा है 24-25 फाइनेंशियल ईयर, तो उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जैसे कि 23-24, तो 23-24 में उसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें रहेंगी कि वो प्राइवेट कंपनी हो, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ तक हो, उससे ज़्यादा ना हो, और टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा ना हो, तो वो स्मॉल कंपनी कह सकती है। और ये चीज़ तो होनी चाहिए। बाकी 3 चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या 3 चीज़ नहीं होनी चाहिए? वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है वो अभी हम नीचे जानेंगे। वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, बेसिकली ये। तो ये 3 चीज़ें। तो अभी सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है? तो सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी होता है जिसका पर्पस प्रॉफिट बनाना नहीं होता। बाकी सारी कंपनी का पर्पस क्या होता है कि प्रॉफिट बनाए, बट सेक्शन 8 कंपनी का पर्पस प्रॉफिट बनाना नहीं होता। वो चैरिटी, एजुकेशन, हेल्थ, कोई भी प्रमोशन, किसी भी चीज़ को प्रमोट करना है, जो सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या इन्वायरमेंट, ऐसी चीज़ प्रमोट करने के लिए वो कंपनीज फॉर्म की जाती है, उसे सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। तो वो सब कंपनी को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये हो गई ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। तो मेंबर्स में 1 पर्सन कंपनी आता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर रहता है, वही डायरेक्टर, वही मेंबर रहता है। फिर 1 पर्सन कंपनी के बाद फिर पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है और जिसका पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड हो, जो कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट CG ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है। फिर प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? तो प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब होना चाहिए, वो भी प्रिस्क्रिप्शन अभी तक CG ने नहीं दिया है। फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी का 3 और उसका आर्टिकल्स में ये रूल्स रहना ज़रूरी है। वो आर्टिकल्स में मैंडेटरी है कि उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि अपने शेयर्स वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। देयर इज़ अ वर्ड रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन। कर सकती है बट हमेशा नहीं कर सकती। रेस्ट्रिक्ट किया गया है द राइट टू ट्रांसफ़र शेयर, और प्रोहिबिट किया गया है टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज़। कोई भी पब्लिक आके प्राइवेट कंपनी में पैसे नहीं लगा सकती, वो प्रोहिबिशन है, वहाँ पे प्रोहिबिशन है। प्राइवेट प्लेसमेंट एक अलग टॉपिक है कि प्राइवेट कंपनी खुद जाके पैसा मांग सकती है, वो कंपनी वो रिकॉग्नाइज लोगों से मांग सकती है, बट पब्लिक से वो नहीं मांग सकती प्राइवेट कंपनी। और तीसरा ये है उसके प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में रहना चाहिए कि उसके मेंबर्स पे लिमिट है। प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 200 मेंबर्स ही रह सकते हैं।
200 मेंबर्स ही रह सकते हैं। अब ये 200 मेंबर्स में भी क्या इंक्लूड क्या नहीं, तो उसका भी प्रोविजो है। उसका प्रोविजो क्या है कि अगर कोई शेयर्स जॉइंट होल्डर्स मतलब जॉइंटली होल्ड किया गया है किसी दो लोगों के द्वारा, तो वो शेयर होल्डर्स फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग दिस लिमिट ऑफ 200 उसे 1 कंसिडर किया जाएगा। ए और बी ने मिलकर एक प्राइवेट कंपनी का शेयर अक्वायर किया, तो वो ए और बी को 2 पर्सन नहीं मानेंगे, उसे 1 पर्सन मानेंगे और उस कंपनी में उसने शेयर इन्वेस्ट किया। वैसे उस फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ दिस लिमिट ऑफ 200 हम उनसे एक ही मानेंगे। ये एक पहला प्रोविजो। और दूसरा प्रोविजो ये कहता है कि अगर प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में, प्राइवेट कंपनी में कोई एम्प्लॉयज़ वगैरह काम कर रहा है और वो एम्प्लॉयज़ ने उस एम्प्लॉयज़ के पास वो कंपनी का शेयर है, वो प्राइवेट कंपनी का शेयर है, तो उस एम्प्लॉय को लिमिट ऑफ 200 में कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। जॉइंट शेयर होल्डिंग में 1 कैलकुलेट कर रहे थे, 2 लोगों को 1 मान रहे थे, बट इस सेकेंड प्रोविजो में कोई भी पर्सन अगर एम्प्लॉयमेंट में है उस कंपनी के, तो उसे उस लिमिट ऑफ 200 में कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। इसको और एक एडिशनल प्रोविजो ये है कि अगर कोई पर्सन उस कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में था तब उसने शेयर्स खरीदे थे फिर बाद में उसने कंपनी में एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी, बट वो अपना शेयर होल्डिंग कंटिन्यू कर रहा है फिर तो उस कंटिन्यूएशन में एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद भी उस शेयर होल्डिंग कंटिन्यूएशन को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे इन द लिमिट ऑफ 200। अभी ऐसा क्यों किया जाता है? एम्प्लॉयज़ को शेयर दिए जाते हैं बट उनको कंसिडर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो कंपनीज़ होती है वो एम्प्लॉयज़ को शेयर इसलिए देती है ताकि उनको वो मोटिवेट कर सके, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करते तो उनको शेयर्स दे सकती है। अगर ऐसे कंपनीज़ ने सबको दे के रखे हैं, तो अगर उनका एम्प्लॉयज़ का ही कैलकुलेट करने लगेंगे तब तो पूरा 200 की लिमिट अपने आप ही क्रॉस हो जाएगी। इसीलिए उसको एक्सक्लूड किया जाता है। जो पर्सन एम्प्लॉयमेंट में है या फिर वो एम्प्लॉयमेंट में था लेकिन और एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद वो शेयर होल्डिंग कंटिन्यू कर रहा है, तो ये दोनों को इंक्लूड नहीं किया जाता है इन द लिमिट ऑफ 200। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। फिर ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी में लिमिटेड बाय गारंटी होता है, लिमिटेड बाय शेयर्स होता है और अनलिमिटेड कंपनी होता है। अभी ये तीनों क्या, तो लिमिटेड बाय गारंटी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अंडरटेक करते हैं, वो मतलब वो बोलते हैं कि हम इतना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे इन दी एसेट्स ऑफ द कंपनी जब वो कंपनी बंद होगी। तो जब वो कंपनी बंद होती है तब उन मेंबर को बुलाया जाता है कि तुम इतना पैसा दो, हमें लायबिलिटी वगैरह चुकानी है, तो वो होता है लिमिटेड बाय गारंटी, वेयर द मेंबर्स have undertake to contribute the amount in the assets of the company in the event of winding up। और फिर लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या होता है कि मेंबर्स मतलब मेंबर्स के ऊपर ऑब्लिगेशन रहता है कि जितना भी अमाउंट अनपेड है शेयर्स पे, अगर उन्होंने शेयर्स दिया है जितना भी अमाउंट अनपेड है शेयर्स पे, तो वो शेयर्स का अमाउंट उनको पे करने के लिए बुलाया जा सकता है। लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर में मेजर डिफरेंस ये है कि जो लिमिटेड बाय गारंटी इनके मेंबर्स को तभी बुलाएंगे जब ये कंपनी की वाइंडिंग अप हो रही है, कंपनी बंद हो रही है। लेकिन लिमिटेड बाय शेयर्स में हम कभी भी मेंबर्स को बुला के बोल सकते हैं ये पैसा दे, शेयर्स का तेरा जो पैसा बाकी है वो पैसा दे। तो ये हो गया लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर उसके बाद अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, एज द नेम सजेस्ट अनलिमिटेड होती है, उनको पैसा कितना ही मांग सकते हैं वैसा रहता है। तो फिर ये हो गया लिस्टिंग देख ली हमने, फिर स्टेटस देख लिया, मेंबर्स देख लिए, फिर उसके बाद लायबिलिटी देख ली। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फिर अदर कंपनीज़ भी होती है, जैसे कि फॉरेन कंपनी हो गया, डोरमेंट कंपनी हो गया, निधि कंपनी हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। अभी फॉरेन कंपनी मतलब क्या कि ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड ना होने का मतलब कि वो इंडियन कंपनीज़ एक्ट, जो अभी तो कंपनीज एक्ट 2013 रिसेंटली आया, बट उससे पहले भी 1956 वगैरह जो भी थे उसमें इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसे इंडियन कंपनीज एक्ट बोलते हैं। तो उसमें इनकॉर्पोरेशन को इंडिया में इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो वो फॉरेन कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो प्लेस ऑफ बिजनेस वो कर रही है, कंडक्ट कर रही है बिजनेस इन इंडिया, या तो इलेक्ट्रॉनिकली या किसी एजेंट की, या तो फिजिकली या बाय एनी मीन्स, तो उसे फॉरेन कंपनी कहते हैं। फिर उसके बाद डोरमेंट कंपनी क्या होता है, तो डोरमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो एक्टिवली सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रही है, वो बस रजिस्टर्ड कर दी है कंपनीज एक्ट में और वो बस है। और वो डोरमेंट कंपनी यूजुअली क्यों फॉर्म किया जाता है, तो अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब वो कुछ पेटेंट वगैरह कॉपीराइट अगर कंपनी को अपने नाम पे रखना है, अपने नाम पे करना है, तो वो डोरमेंट कंपनी बना लेती है।
तो वो उस पर्पज़ के लिए डॉर्मेंट कंपनी बनाया जाता है। फिर उसके बाद डॉर्मेंट कंपनी का ये भी फीचर है कि वो लास्ट 2 सालों में कोई भी सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए, तो ही उस कंपनी को डॉर्मेंट कंपनी कह सकते हैं। तो ये हो गया। फिर उसके बाद निधि कंपनी क्या होती है? तो निधि कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब क्या कि बैंकिंग कंपनी जैसे होते हैं, लेकिन बैंकिंग कंपनी के पास जितने पावर्स रहते हैं उतना नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास नहीं होती। ये भी फाइनेंशियल सर्विस अंडरटेक करते हैं बट अपने मेंबर्स के लिए भी। तो जो निधि कंपनी होती है वो क्या करती है, निधि कंपनी अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड जो मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनको डिपॉजिट वगैरह वो सब प्रोवाइड करती है। तो वो सिर्फ अपनी कंपनी के और अपने मेंबर्स के म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए जो कंपनी काम करती है वो निधि कंपनी कहलाती है। मतलब उनसे पैसा लेना, उनको लेंड करना, तो वो निधि कंपनी। फिर उसके बाद फोर्थ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन बहुत इंक्लूसिव है। इंक्लूसिव मतलब क्या कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, मतलब एक होता है मीन्स का डेफिनेशन और एक होता है इंक्लूड्स का डेफिनेशन। बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स भी हो सकता था बट बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट ये भी इंक्लूड करता है। अब ये भी क्या इंक्लूड करता है कि कंपनी और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो ये जो बॉडी कॉर्पोरेट जो टर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट में वो टर्म आता है कि जो कोई कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी और कोई कंपनी आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट में वो भी बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। तो इन जनरल सारी कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है बट हर एक कंपनी फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी ऐसे में डिवाइड होती है, लेकिन फॉरेन और इंडियन दोनों भी कंपनी को हम बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस था। और भी है एक चीज़ मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी आती है। होल्डिंग सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी का कैसा रहता है कि होल्डिंग कंपनी मतलब वो कंपनी जिसके पास एक या एक से ज़्यादा सब्सिडरीज हो, और सब्सिडरी कंपनी मतलब वो कंपनी इन रिलेशन। सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है, सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी इन विच अनदर कंपनी, मतलब कोई दूसरी कंपनी अगर किसी कंपनी में कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर वो वोटिंग पावर या बिजनेस डिसीजन में पार्ट लेती है, तो उसे सब्सिडरी कंपनी मतलब कंट्रोल करती है कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और वन हाफ ऑफ द टोटल वोटिंग पावर अगर वो दूसरी कंपनी के पास है। मतलब बेसिकली उसका मतलब ये है कि 50% से ज़्यादा अगर किसी कंपनी के पास है, किसी कंपनी का, फॉर एग्जांपल कंपनी ए और कंपनी बी ले लेते हैं। कंपनी ए के पास कंपनी बी का 50% है, तो जो कंपनी बी है वो सब्सिडरी हुई और जो कंपनी ए है वो होल्डिंग हुई। तो ये होता है। या फिर अगर वो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल करें, मतलब उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कुछ लोग मतलब कंपनी बी के बोर्ड ऑफ मीटिंग में कुछ लोग कंपनी ए के हैं, तो उसे भी सब्सिडरी कंपनी कहा जाएगा। और सब्सिडरी कंपनी में भी थोड़ा और डीप डाउन जाएंगे तो अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, उसका कोई सब्सिडरी कंपनी है और उस सब्सिडरी ने किसी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट किया है, उससे क्या हो रहा है कि ये दोनों होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि ए है, बी है, सी है। ए होल्डिंग है, बी सब्सिडरी है, और बी और सी में बी होल्डिंग है, सी सब्सिडरी है। तो ए और सी का भी होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन हो जाएगा, इसे इनडायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। तो ये डीम्ड सब्सिडरी और डीम्ड सब्सिडरी माना जाता है अगर इनडायरेक्ट वे से अगर हम पावर कंट्रोल कर पाते हैं किसी कंपनी में, तो ये हो गया। फिर उसके बाद ये होल्डिंग सब्सिडरी। फिर एसोसिएट कंपनी किसे कहते हैं? तो एसोसिएट कंपनी उसे कहते हैं जिसमें कोई कंपनी ये भी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी, अगर कोई कंपनी के पास किसी कंपनी का एटलीस्ट 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर है तो उसे एसोसिएट कंपनी कहेंगे। मतलब दूसरे कंपनी को एसोसिएट कंपनी कहेंगे। वापस से एग्जांपल लेते हैं ए और बी का। ए के पास बी का 20%, एटलीस्ट 20% समझ लो वोटिंग पावर है, 25 समझ लो तो 25 समझ लो तो जो बी है वो एसोसिएट हुई किसकी? ए की। ये बी एसोसिएट हुई ए की। और जो एसोसिएट कंपनी
एसोसिएट कंपनी में जॉइंट वेंचर इंक्लूड होते हैं और होल्डिंग सब्सिडरी एक्सक्लूड होते हैं। तो ये था एसोसिएट कंपनी। तो इस प्रकार से हमने कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग, कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, फिर उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, फिर अदर कंपनीज देखा, फिर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस। ये होती है, ये 6 प्रकार में कंपनीज एक्ट डिवाइड करता है और ऐसे करके 18 कंपनीज द कंपनीज एक्ट 2013 में है। सो हियर आई एम, बाय।